हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसके पहले की क्लासेस में हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा है और वो कंप्लीट हो चुका है। अगर उन क्लासेस को आपने नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है चैप्टर वाइज, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर और इसमें सबसे पहले क्या दिया है, कौन सा चैप्टर है हमारा ये चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या होती है। तो कंपनी सिंपल वर्ड में अगर बोलें, जो कि सेक्शन 220 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दिया है, तो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड है या इसके पहले के जो कंपनीज एक्ट थे उसमें रजिस्टर्ड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंपनी बोलेंगे। ठीक है। और कंपनी एक जो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट भी होती है। क्यों? क्योंकि ये वर्क तो एज अ पर्सन करती है, लेकिन इसके लिए इंडिविजुअल कोई या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल काम करता है। तो यहाँ पे इसका फीचर देखिए क्या है। तो सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन, कंपनी कैसे क्रिएट होती है। तो कंपनी का क्रिएशन होता है बाय लॉ, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 या इसके प्रीवियस जो लॉज थे, ठीक है, उसके अंडर में रजिस्टर्ड होने के बाद ये एग्जिस्टेंस में आता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ये बिल्कुल वर्क जो है एज अ पर्सन ही करता है। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है कंपनी के नाम से होता है। कंपनी की खुद की एसेट्स होती है, खुद की प्रॉपर्टी होती है, कंपनी के डेब्ट्स होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो क्रिएट होती है बाय लॉ। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब कि अगर कोई भी इसका मेंबर है तो उसके रिटायर होने, उसके डेथ होने या बैंकरप्सी होने, ठीक है, या इंसॉल्वेंसी की कंडीशन पे कोई भी कंपनी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी एज ए कंटिन्यू चलती रहेगी। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होगी। अगर वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे किसी शेयर होल्डर ने 10 रुपये का एक शेयर ले रखा है और अगर उसने 6 रुपीज़ पे कर दिया है अब तक, तो जितना इसका अनपेड होगा, ₹4 जो अनपेड है, सिर्फ इसी के बराबर उसकी लायबिलिटी होगी, तो उसे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बोलेंगे। अब अगर लिमिटेड बाई गारंटी है तो वाउंड अप के टाइम पे जितने अमाउंट की उसने गारंटी दी उतने के लिए उसकी लायबिलिटी होगी, तो वो लिमिटेड बाई गारंटी होगा। या फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में वाउंड अप के टाइम पे कोई लिमिट नहीं होगा कि 10 रुपये का आपने लिया और आपने कह दिया कि नहीं, हमसे 12 रुपये देंगे, वाउंड अप के टाइम पे मैक्सिमम 12 रुपये पे करेंगे, तो ये लिमिटेड हो गया बाय गारंटी। ठीक है। अगर अनपेड अमाउंट के बराबर है तो लिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन कोई लिमिट नहीं है, 10 का 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, तो वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। फिर इसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं कर सकते, ट्रांसफरेबल नहीं होता है, फ्रीली उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। हाँ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से रेगुलेट होता है कि वो ट्रांसफ़र होगा कि नहीं, लेकिन अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो वो फ्रीली अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकती है। मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं, मैनेजमेंट और ऑनरशिप। ऑनरशिप, जो शेयर्स ले रखे हैं शेयर होल्डर ने तो वो ऑनर है। अब जो इलेक्टेड पर्सन होगा, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा, बिजनेस को मैनेज वो करेगा, जिसको डायरेक्टर बोला जाएगा। कॉमन सील, किसी भी कंपनी की अपनी एक कॉमन सील हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर उस कंपनी की अपनी खुद की एक कॉमन सील है तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब पे उसका कॉमन सील लगेगा। अब हम बात करें कि काइंड्स ऑफ कंपनीज, कंपनी हमारी टाइप्स कितनी हैं। तो पहले 2 थी, से प्राइवेट और पब्लिक, लेकिन बाद में कितनी हो गई, 3 हो गई। 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अब 1 पर्सन कंपनी देख के ही पता चल रहा है कि इसका ये कंपनी है क्या, जिसमें कोई अकेला मेंबर होगा, सिर्फ एक मेंबर होगा जो इंडियन रेजिडेंट होगा। और इंडियन रेजिडेंट का मतलब कि 1 साल में कम से कम वो 182 डेज इंडिया में रहता हो।
और क्या है, 1% कंपनी का नॉमिनी भी कोई 1% ही हो सकता है, मतलब एक अकेला पर्सन जो इंडियन रेजिडेंट होगा, एक साथ वो दो 1% कंपनी का जो है नॉमिनी नहीं हो सकता है। कोई भी पर्सन सिर्फ एक ही 1% कंपनी को फॉर्म कर सकता है, एक से ज़्यादा 1% कंपनी वो नहीं कर सकता। इसका जो पेड अप कैपिटल होगा वो 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होगा, और इसका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर होगा वो 3 ईयर के एवरेज 2 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होगा। यानी 3 साल का जो एवरेज एनुअल टर्नओवर होगा वो 3 साल का लिया जाएगा, और वो 2 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एवरेज में, ठीक है। इसके बाद इसमें जो नंबर ऑफ डायरेक्टर होंगे वो कितना होगा, 1 होगा मिनिमम, और मैक्सिमम कितना होगा, 15 होगा। ये नंबर ऑफ डायरेक्टर हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें कि प्राइवेट कंपनी हमारी कैसी कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी में कई सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, जैसे ये अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ये जो है पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हैं अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। इनका जो पेड अप कैपिटल होगा वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया होगा, जो प्रमोटर्स डिसाइड करेंगे, इसका कोई फिक्स नहीं होता। प्रमोटर अपना शेयर कैपिटल देंगे कि कितना मैक्सिमम पेड अप कैपिटल हमारा होगा। अब इसमें जो नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करेंगे तो मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम 15 होंगे, ये ठीक है, नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात है। अब अगर मेंबर की बात करें तो मैक्सिमम जो लिमिट होगी वो मैक्सिमम लिमिट होगी मेंबर की 200, एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय। अगर कोई एम्प्लॉय प्रेजेंट में या पास्ट में था जो मेंबर है, उसको छोड़ के मैक्सिमम कितना होगा, सिर्फ 200 होगा, ठीक है। अब इसके बाद पब्लिक कंपनी की बात करें तो सिंपल सी है कि प्राइवेट कंपनी जो कंपनी नहीं है वही पब्लिक कंपनी है, यानी कि जो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र भी कर सकती है, जिसका पेड अप कैपिटल तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दोनों का दिया होगा, प्रमोटर्स डिसाइड करेंगे। इसके बाद ये अपने शेयर्स को कोई भी पब्लिक कंपनी है अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर की लिमिट है वो इनफिनिट है, मतलब कोई भी लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने 7 होने चाहिए, कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसके जो नंबर ऑफ डायरेक्टर हैं वो मिनिमम 3 हैं और मैक्सिमम कितने होंगे, 15 होंगे। एक डिफरेंस और है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो ये अपने नाम के आगे पीवीटी एलटीडी लिखता है, यानी प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी सिर्फ एलटीडी लगाती है, यानी लिमिटेड कंपनी। तो ये हमारी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी हो गई, और इसके बाद 1% कंपनी। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, कंपनी जो है लायबिलिटी के अकॉर्डिंग भी होती है, जैसे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है, ठीक है, लिमिटेड बाई गारंटी होती है, और अनलिमिटेड लायबिलिटी। 3 तरीके की कंपनी हो सकती है, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे एक किसी शेयर होल्डर ने 10 रुपये का शेयर लिया और अभी तक उसने 4 रुपये पे नहीं किया, तो जो 4 रुपये अनपेड वैल्यू है शेयर की, सिर्फ उतने तक जिसकी लायबिलिटी होगी वो क्या होगी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड बाई गारंटी, जैसे एक शेयर होल्डर ने 10 रुपये का शेयर ले रखा मेंबर ने, तो इसने कहा कि वाउंड अप के टाइम पे हम एक शेयर पे मैक्सिमम 12 रुपीज़ ही पे कर पाएंगे, तो ये 12 रुपीज़ की इसने गारंटी दे दी, तो वो लिमिटेड बाई गारंटी हो गया। और तीसरा होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कोई लिमिट नहीं होगी, 10 है तो 12 भी हो सकता है, 10 भी रह सकता है, 15 भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं होगी वाउंड अप के टाइम पे कि कितना उसे पे करना, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होगी। तो ये तो हो गया फीचर और काइंड्स ऑफ कंपनी। अब इसके बाद कंपनी अगर है तो ये कैसे बनेगी कंपनी, उसका क्या प्रोसीजर है। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा, सबसे पहला काम तो होगा प्रमोशन। अब प्रमोशन कौन करेगा, जो पर्सन बिजनेस, किसी भी बिजनेस को एज अ कंपनी स्टार्ट करने के लिए एग्री हुए हैं आपस में कि चलो अब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, इसको एज अ कंपनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आइडिया देंगे, बिजनेस का नाम देंगे, उस कंपनी का नेम देंगे, ठीक है। तो ये काम होता है प्रमोशन का, और जो लोग प्रमोशन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स बोलते हैं। दूसरा काम क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी।
कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना। अब कंपनी के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है कि जो भी कंपनीज एक्ट में जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, जब प्रमोटर्स कंपनी का नेम डिसाइड करेंगे उसके बाद वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, उसको जो है कंपनी के रजिस्ट्रार को देंगे। कौन उनका पहला डायरेक्टर होगा जो एज अ डायरेक्टर एक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ फुलफिल करने के बाद, जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करने के बाद, जब कंपनी का रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाएगा कि जो भी रिक्वायरमेंट्स थी आपने पूरी कर दी हैं, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा कि अब आपकी कंपनी जो है एग्जिस्टेंस में आ चुकी है। लेकिन अभी भी कंपनी बिजनेस को स्टार्ट अपने नहीं कर सकती है, फंड को रेज नहीं कर सकती है जब तक कैपिटल का सब्सक्रिप्शन ना हो जाए। अब कैपिटल का सब्सक्रिप्शन क्या है कि जो मेंबर हैं, ठीक है, वो सारे मेंबर आपको पैसा दे चुके हैं या नहीं दे चुके हैं, ये वेरीफाई कौन कराएगा? जो डायरेक्टर है वो कंपनी के रजिस्ट्रार को ये बताएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करेगा कि जितने लोग हमारे मेंबर हैं उन्होंने अपने शेयर का पैसा हमको पूरा पे कर दिया है, हमारा कैपिटल सब्सक्राइब हो चुका है, पैसा आ चुका है। उसके बाद जब कंपनी का रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होगा तो वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। इसके बाद कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। तो ये तो हो गया इसका इनकॉर्पोरेशन। इसके बाद एक चीज़ आती है कि भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है कि कम से कम कितना पैसा मिलना चाहिए कंपनी को कि वो अपना फंड रेज कर सके। तो उसके लिए प्रोविज़न है। क्या प्रोविज़न है? प्रोविज़न ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का क्या है कि जो भी आपका कैपिटल होगा, ठीक है, शेयर कैपिटल है, कम से कम उसका 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90%। जैसे आपकी कंपनी ने शेयर्स इशू करना स्टार्ट किया और डेट दे दिया कि 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक कंपनी शेयर्स को इशू करेगी और इतने दिन के बीच में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो 15 अप्रैल तक अगर मान लीजिए क्लोजर डेट है, इस डेट तक अगर 90% सब्सक्रिप्शन मिल गया तब तो ठीक है, कंपनी पूरा शेयर अलॉट कर देगी। लेकिन 90% अगर शेयर नहीं मिला, मतलब सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, तो कंपनी को शेयर्स अलॉट करने का कोई भी राइट नहीं है। तो क्लोजर डेट के विदिन 15 डेज यानी 15 अप्रैल के बाद 15 दिन के अंदर जो भी हमें पब्लिक से पैसा मिला है शेयर्स के लिए, वो पैसा हमें रिटर्न करना होगा। तो ये हमारा सेबी का प्रोविज़न है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90% होना चाहिए, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन के बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? शेयर कैपिटल। क्योंकि कंपनी के लिए हमने पढ़ा, अब हमें शेयर के लिए पढ़ना है। तो शेयर कैपिटल क्या होता है? तो शेयर कैपिटल मीन्स द अमाउंट दैट अ कंपनी रिसीव्स टूवर्ड्स शेयर कैपिटल फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। यानी कि कंपनी जो भी शेयर्स इशू करेगी और शेयर्स इशू करके जो फंड रेज होगा उसे बोला जाएगा शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे शेयर के टाइप्स होते हैं, दो तरीके के हमारे पास शेयर होते हैं। एक होता है हमारा प्रीफरेंस शेयर और दूसरा होता है इक्विटी शेयर्स। टाइप शेयर्स के भी हैं। अब प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, ये दोनों शेयर्स कैसे हैं? तो प्रीफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिनके पास 2 प्रीफरेंशियल राइट हैं और इक्विटी शेयर वो हैं जिनके पास प्रीफरेंशियल राइट नहीं है। तो प्रीफरेंशियल राइट क्या है? 2 चीज़ों की राइट होती है। एक राइट होती है डिविडेंड से रिलेटेड और दूसरी होती है उनके रिटर्न ऑफ कैपिटल से रिलेटेड। तो वो दोनों राइट्स क्या हैं? तो पहला जो हमारा प्रीफरेंशियल राइट है टू रिसीव डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव करने से, तो यहाँ पे जो डिविडेंड प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा प्रीफरेंस शेयर पे, वो या तो फिक्स्ड रेट पे मिलेगा या फिर फिक्स्ड अमाउंट पे मिलेगा। लेकिन फिक्स है कि इनको इतना मिलेगा। रेट जैसे बोल दिया 9%, अमाउंट बोल दिया जैसे 9,000, जो भी इन्वेस्टमेंट हो 9,000 रुपीज़ है ना, इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा। तो ये क्या होता है? फिक्स्ड रेट या फिक्स्ड अमाउंट पे इनको डिविडेंड रिसीव करने का राइट होता है, वो भी बिफोर इक्विटी शेयर, यानी इक्विटी शेयर पे डिविडेंड देने से पहले।
और दूसरा जो रिटर्न ऑफ कैपिटल है, जब भी कंपनी का वाउंड अप होगा तो सबसे पहले जो कैपिटल का रिटर्न रिसीव करने का राइट होगा वो किसको होगा, प्रीफरेंस शेयर को होगा। तो ये दो प्रीफरेंशियल राइट जिसके पास हैं वो प्रीफरेंस शेयर, जिनके पास नहीं है वो इक्विटी शेयर होंगे। अब देखिए प्रीफरेंस शेयर के भी कुछ क्लासेस हैं। अब वो क्लासेस क्या हैं, विथ रेफरेंस टू डिविडेंड, डिविडेंड के रेफरेंस से। तो डिविडेंड के रेफरेंस से दो तरीके के हमारे शेयर होते हैं, एक होता है कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर और दूसरा होता है नॉन कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर। अब ये कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर क्या होता है, देखिए अभी कंपनी ने क्या दे रहा है, प्रीफरेंस शेयर पे फिक्स्ड रेट या फिक्स्ड अमाउंट से डिविडेंड दे रहा है। सपोज किसी ईयर में किसी भी रीजन से कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर में जब डिविडेंड मिलेगा तो जो पिछला बकाया रह गया था अगर उसे मिलने का राइट है कि भाई पिछले साल मान लो 9,000 रुपये डिविडेंड नहीं मिला तो इस साल कंपनी ने पिछले साल का भी जोड़ के 18,000 रुपये का हमें डिविडेंड दे दिया, तो ऐसे प्रीफरेंस शेयर जिनको एरियर रिसीव करने का राइट होगा वो कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर होंगे, और जिनको एरियर रिसीव करने का, एरियर ऑफ डिविडेंड रिसीव करने का राइट नहीं होगा वो नॉन कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर होंगे। दूसरा है विथ रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। अब सरप्लस प्रॉफिट का मतलब समझ रहे हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्सेस प्रॉफिट हुआ है ना, जो भी इन्वेस्टमेंट उनका है उस इन्वेस्टमेंट पे कुछ फिक्स कोई रेट होगा कि भाई इतना मिनिमम जो है प्रॉफिट मिलता ही मिलता है, तो उससे अगर कोई एक्सेस प्रॉफिट हुआ और उसमें भी किसी शेयर को अगर पार्टिसिपेट करने का राइट है तो वो पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर बोले जाएंगे, जिनको सरप्लस प्रॉफिट में भी डिविडेंड रिसीव करने का राइट होगा। और जिनके पास ये राइट नहीं होगा वो हमारे कौन से प्रीफरेंस शेयर होंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर होंगे। तीसरा हमारा दिया है विथ रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी। कुछ प्रीफरेंस शेयर ऐसे होते हैं जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और कुछ प्रीफरेंस शेयर ऐसे होते हैं जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो जिनके पास ये राइट है कि वो अपने प्रीफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लें वो हमारे कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर बोले जाएंगे, और जिनके पास ये राइट नहीं है वो हमारे नॉन कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर बोले जाएंगे। और लास्ट है हमारा विथ रेफरेंस टू रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, यानी कि जो कैपिटल प्रीफरेंस शेयर पे किया है होल्डर्स, शेयर होल्डर्स ने, उसके रीपेमेंट की जब बारी आई तो इसमें भी दो कैटेगरी में हो गया, एक हो गया रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर और दूसरा इरिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर, यानी कि जिसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अपने शेयर्स के पैसे को वापस लेने का राइट होगा, यानी कैपिटल को रिटर्न लेने का राइट होगा, वो हमारे रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर बोले जाएंगे। और जिनको कैपिटल का रीपेमेंट, यानी जो पैसा उन्होंने कंपनी को दिया है उसका रीपेमेंट सिर्फ और सिर्फ कंपनी के वाउंड अप के टाइम पे रिसीव करने का राइट होगा, वो हमारे इरिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर बोले जाएंगे। बट अब क्या है, अब के टाइम में जो हमारे इरिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर हैं उसे कंपनी इशू नहीं कर सकती है। तो ये हमारे प्रीफरेंस शेयर के टाइप हैं। दूसरा इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर सिंपल सा है, विच इज नॉट अ प्रीफरेंस शेयर विच हैव नॉट प्रीफरेंशियल राइट, जिसके पास कोई भी प्रीफरेंशियल राइट नहीं है, यानी सब कुछ उसे कब मिलेगा, जब प्रीफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया जाएगा। यानी कि अगर डिविडेंड की बात करें तो पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, फिर इक्विटी शेयर जिसके पास होगा उसको मिलेगा। कैपिटल का रीपेमेंट भी पहले प्रीफरेंस शेयर पे किया जाएगा, फिर इक्विटी शेयर पे किया जाएगा। तो ये हमारे इक्विटी शेयर हैं। अब हम यहाँ पे शेयर्स तो पढ़ लिए, लेकिन शेयर कैपिटल के टाइप्स कितने होते हैं। शेयर कैपिटल भी हमें पता चल गया कि फंड रेज करती है कंपनी, तो जो फंड रेज हुआ शेयर्स को इशू करके वो तो हमारा शेयर कैपिटल हुआ। तो सबसे पहले जान लें कि शेयर क्या होता है। जो भी इनका शेयर कैपिटल है जब उसको स्मॉलर डिनोमिनेशन में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसे बोला जाता है, जो नंबर ऑफ यूनिट मिलता है वो क्या होता है, शेयर होता है। जैसे आपको हमने एक 100 रुपये का नोट दे दिया, 100 रुपये का नोट दे दिया, हमने कहा इसको बराबर अमाउंट में और 10 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कहा तो आप 10-10 रुपये का एक नोट लाओगे,
कितने का? 10 रुपए का। और कितने नोट लाओगे? 10 नोट लाओगे। तो ये जो 10 रुपए में आपने एक को कन्वर्ट किया, ये आपका फेस वैल्यू बोला जाएगा या नॉमिनल वैल्यू बोली जाएगी। ठीक, अब इसके जितने पार्ट आपने कर दिए, कितने पार्ट किए? 10। तो ये आपका क्या बोला जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स बोला जाएगा। तो ऐसे ही मान लीजिए कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो कितने का है? 1 लाख रुपीस का। और अगर आपसे कहा गया कि इसके हर पार्ट को, मतलब इतने पार्ट करो और एक पार्ट जो है आपका 10 रुपए का हो, तो आप कितने पार्ट करोगे? तो भाई यहाँ पे 10 रुपए का अगर एक पार्ट हमने कर दिया तो टोटल हमारे पास कितना बचेगा? 10,000 पार्ट बचेंगे, यूनिट्स बचेंगे। तो ये कितना हो गया? 10,000 शेयर्स हो गया। तो ये स्मॉलर डिनोमिनेशन में जब शेयर कैपिटल को डिवाइड कर दिया जाता है तो जो नंबर ऑफ यूनिट्स मिलता है वो हमारा क्या होता है? शेयर्स होता है। तो अब शेयर कैपिटल क्या है भाई? शेड्यूल थर्ड जो पार्ट फर्स्ट कंपनीज एक्ट में दिया, पार्ट फर्स्ट ऑफ शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसमें हमें एक दिखाना क्या है शेयर कैपिटल में? ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल, 3 चीजें हमें यहाँ पे दिखानी है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज्ड कैपिटल हम बोल सकते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, यानी कि वो लिमिट जो मेमोरेंडम में कंपनी के दी गई है कि वो मैक्सिमम कितना शेयर जो है इशू करके कैपिटल रेज करेगी यानी फंड रेज करेगी, उसे बोलेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। और ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट होता है इशूड कैपिटल। जैसे मान लीजिए हमने बिजनेस को स्टार्ट किया और वहाँ पे हमने बहुत सारा स्टॉक ला के रख दिया, तो जितना पूरा स्टॉक ला के रखा, जितना हमें बेचना है टोटल, वो क्या हो गया? शेयर कैपिटल। अब सारा का सारा तो हम दुकान में भर नहीं सकते, उसको हम लेके जाएंगे गोडाउन में रखेंगे, और गोडाउन से जितना दुकान में ले आए बेचने के लिए वो क्या हो गया? इशूड कैपिटल। बाकी गोडाउन में पड़ा है। अब इशूड कैपिटल में से जिसको पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, खरीद लिया, यानी दुकान में सामान ला के रखा और कस्टमर आए बेच दिया, वो आपका क्या हो जाएगा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो कंपनी का जो रजिस्टर्ड कैपिटल था उसका एक पार्ट इशूड कैपिटल, जिसके लिए उसने पब्लिक को इनवाइट किया कि भाई हमारा मान लो कंपनी का कितना है? 10,000 शेयर है हमारी कंपनी का, और एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज़ का, यानी टोटल जो हमारा शेयर कैपिटल है वो 1 लाख रुपीज़ का है। कंपनी ने क्या किया? 5,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 को इशू कर दिया, सॉरी 10 रुपीज़ को क्या किया? इशू कर दिया। तो ये क्या हो गया? इशूड कैपिटल है ना। 5,000 इशू कर दिया, इनवाइट कर लिया पब्लिक को कि भाई आओ 5,000 शेयर हम आपको देंगे, इशू करना चाहते हैं, तो ये इशूड कैपिटल। अब 5,000 में से क्या हुआ कि 4,000 के लिए एप्लीकेशन आया पब्लिक का कि 4,000 शेयर सब्सक्राइब होगा, तो 4,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच क्या हो गया? सब्सक्राइब्ड हो गया। अब सब्सक्राइब्ड में भी कैटेगरी है। सब्सक्राइब में कैटेगरी क्या है कि भाई सब्सक्राइब तो कर लिया, कस्टमर ने तो खरीद लिया, अब कंपनी जब पैसा मांगेगी तो इसके 2 पार्ट हो गए। एक हो गया फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, और दूसरा है नॉट फुल्ली पेड अप। एक पार्ट और है, उसको भी बताते हैं, नॉट फुल्ली पेड अप। यानी कि शेयर तो सब्सक्राइब हो गया, बिक गया, पब्लिक ने ले लिया, अब कंपनी ने जब पैसा मांगा तो उसमें से कुछ शेयर होल्डर ने पूरा पैसा दे दिया, तो जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया वो किस में आ जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। और जिन्होंने पूरा पैसा अपने शेयर का पैसा नहीं पे किया वो किस में चला जाएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। और एक ऐसा भी कंडीशन होगा कि सब्सक्राइब तो हुआ है लेकिन कंपनी ने क्या किया? उसको बचा के रख लिया, पैसा मांगा ही नहीं उनसे पैसा मांगा ही नहीं। उन्होंने सोचा कि जब कंपनी का वाउंड अप होगा तो उस टाइम पे हमको पैसे की ज़रूरत होगी और तब हम इसके लिए कॉल कर लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा रिजर्व कैपिटल। क्या हो जाएगा? रिजर्व कैपिटल। ठीक है, जिसके लिए पैसा अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं किया है। तो ये चीज़ें हमें बैलेंस शीट में दिखानी है। अगली क्लास में हम बैलेंस शीट के लिए पढ़ेंगे कि कैसे हमें बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमें एग्ज़ाम में दिखानी है।